अच्छा, एक बात सोचिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी किसी देश में जाती है व्यापार करने के लिए और लगभग 150 साल के अंदर वो उस पूरे देश पर कब्जा कर लेती है। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है। बिल्कुल, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये असल में हुआ था। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो मसाले खरीदने हिंदुस्तान आई थी। हाँ, सिर्फ मसाले, और देखते ही देखते यहाँ की हुक्मरान बन बैठी। आज हम इसी की परतों को खोलने वाले हैं और ये समझेंगे कि कैसे एक कॉरपोरेशन ने, मतलब एक कंपनी ने, दुनिया की सबसे अमीर सल्तनतों में से एक मुगल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। ये बहुत जरूरी है समझना। हाँ, और ये कोई मतलब रातों रात नहीं हुआ। ये एक बहुत ही सोची समझी धीमी प्रक्रिया थी। जैसे कोई कंपनी मार्केट पर कब्जा करती है। बिल्कुल, धीरे धीरे अपने कंपटीशन को खत्म करके। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद यही है कि हम कदम दर कदम ये समझें कि कैसे व्यापार के मुखौटे के पीछे ताकत की नींव रखी गई और उस नींव ने हिंदुस्तान की तकदीर ही बदल दी, हमेशा के लिए। तो फिर चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, कंपनी के पहले दिन से। ठीक है। तारीख थी 31 दिसंबर 1600। लंदन में कुछ अमीर व्यापारी थे, उन्होंने महारानी एलिजाबेथ से एक चार्टर लिया। स्रोत बताते हैं कि उनका मकसद बहुत सीधा था, पूरब जाकर मसाले खरीदना। हाँ, क्योंकि उस जमाने में यूरोप में काली मिर्च, लौंग, इन सब की कीमत आप समझिए सोने के बराबर थी। तो ये पूरी तरह से एक बिजनेस वेंचर था। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक और बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, उनका शुरुआती इरादा कोई साम्राज्य बनाने का था ही नहीं। अच्छा? नहीं, वो तो सिर्फ व्यापार में मोनोपोली चाहते थे, मतलब एकाधिकार, कि सिर्फ उनकी कंपनी ही पूरब से व्यापार कर सके। तो ये साम्राज्य का ख्याल कब आया? वो तो बहुत बाद में आया, जब उन्होंने यहाँ के मतलब हालात देखे, यहाँ की कमजोरियों को अपनी आंखों से समझा। और इन हालात को समझने की पहली कोशिश हुई साल 1608 में। कैप्टन विलियम हॉकिंस। हाँ। हेक्टर नाम का जहाज सूरत के किनारे लगता है और वो उतरता है। उस समय का भारत, मतलब स्रोतों में जो जिक्र है, कमाल का है। सोने की चिड़िया। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी जगह जिसके सामने पूरा यूरोप किसी गरीब मुल्क जैसा लगे। तो जब हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा होगा तो क्या हुआ होगा उसका? अरे उसकी तो आंखें चौंधिया गई होंगी। मतलब चारों तरफ हीरे जवाहरात, सोना, ऐसी शानो शौकत जो उसने सपने में भी नहीं सोची होगी। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, हॉकिंस ने वहां जाकर कोई ताकत की बात नहीं की। उसने एक बहुत ही क्या कहते हैं, स्मार्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी अपनाई। वो क्या थी? उसने तुर्की और फारसी सीखी ताकि वो बिना किसी बिचौलिए के सीधे बादशाह से बात कर सके। मतलब डायरेक्ट क्लाइंट रिलेशनशिप। बिल्कुल। भरोसा जीतने की पहली कोशिश। लेकिन वो कामयाब तो नहीं हुआ था ना, जहांगीर ने उसे मना कर दिया था। हाँ, उस वक्त नहीं। तो फिर वो जो बड़ी कामयाबी मिली, वो कैसे मिली? 7 साल बाद 1615 में एक और अंग्रेज आया, सर थॉमस रो। उसने ऐसा क्या अलग किया? क्या सिर्फ बेहतर तोहफे ले आया था? देखिए, ये सिर्फ तोहफों की बात नहीं थी, ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेमो था। टेक्नोलॉजी डेमो? हाँ। रो अपने साथ लंदन की बनी शानदार घड़ियां लाया, अच्छी दूरबीनें, ऐसी पेंटिंग जो मुगलों ने पहले कभी नहीं देखी थी। अच्छा। वो जहांगीर को ये दिखा रहा था कि हम सिर्फ व्यापारी नहीं हैं, हमारे पास ऐसी तकनीक और कला है जो आपके पास नहीं है। मतलब उसने खुद को एक भिखारी की तरह नहीं, बल्कि एक बराबर के पार्टनर की तरह पेश किया। एकदम सही। और इसी के बदले में उसे वो चीज मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। दस्तक। हाँ, दस्तक। ये शब्द बार बार आता है। ये सिर्फ एक ट्रेड परमिट तो था नहीं, इसका असली मतलब क्या था और इसका इतना गहरा असर क्यों हुआ? आप इसे ऐसे समझिए कि दस्तक एक गोल्डन पास था। हाँ, ये कंपनी को बिना कोई टैक्स दिए, बिना किसी रोक टोक के बंगाल में कहीं भी व्यापार करने की इजाजत देता था। अब आप सोचिए। 1 मिनट, कोई टैक्स नहीं? कोई टैक्स नहीं। अब एक तरफ भारत के व्यापारी हैं जो हर नाके पर टैक्स दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसे कुछ नहीं देना। तो जाहिर है कंपनी का माल सस्ता हो गया और उसने धीरे धीरे पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया। ये वो पहली दरार थी जिसने साम्राज्य की आर्थिक दीवार को कमजोर करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो कंपनी ने दस्तक से जबरदस्त पैसा कमाया। उन्होंने सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में अपनी फैक्ट्रियां बना ली। जी। लेकिन सिर्फ पैसे से तो कोई देश पर कब्जा नहीं कर सकता। तो वो मोड़ कब आया जब इस ट्रेडिंग कंपनी ने एक मिलिट्री पावर बनने का फैसला किया? वो मोड़ तब आया जब उन्होंने पैसे के साथ साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लिया। और वो क्या थी? हमारी आपसी फूट। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ
एक राजा दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी बाहरी ताकत से हाथ मिलाने को तैयार है। खास तौर पर औरंगजेब की मौत के बाद। बिल्कुल। मुगल सल्तनत का जो सेंट्रल स्ट्रक्चर था वो बिखर रहा था। दिल्ली कमजोर हो रही थी और हैदराबाद, अवध, बंगाल ये सब अपनी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। हाँ, अंग्रेजों ने बस इसी बिखराव का फायदा उठाया। मतलब उन्होंने सीधे किसी से लड़ाई नहीं की? नहीं, शुरुआत में नहीं। वो शतरंज के खिलाड़ी की तरह मोहरों को आपस में लड़ा रहे थे। वो सीधे राजा नहीं बनना चाहते थे, वो किंग मेकर बनना चाहते थे। किंग मेकर। हाँ, एक नवाब को दूसरे के खिलाफ भड़काना, एक को अपनी सेना किराए पर देना और ये पक्का करना कि गद्दी पर जो भी बैठे वो उनका एहसानमंद हो, पर्दे के पीछे से सत्ता चलाना। और यहीं से कहानी उस सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती है, 1757, प्लासी का युद्ध। बंगाल उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे अमीर सूबा, और वहां का नवाब था सिराज उद दौला। एक नौजवान नवाब जो अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से बहुत परेशान था। और दूसरी तरफ था रॉबर्ट क्लाइव, एक क्लर्क से कमांडर बना शातिर दिमाग, जो तलवार से ज्यादा साजिश पर यकीन रखता था। यहीं पर यह सवाल उठता है कि क्या प्लासी का युद्ध सच में एक युद्ध था? स्रोत तो कहते हैं बिल्कुल नहीं। हाँ, ये एक सैन्य जीत से कहीं ज्यादा एक कॉर्पोरेट टेकओवर था। मतलब धोखे और रिश्वत से जीता गया। एक बहुत बड़ा सौदा था। क्लाइव जानता था कि वो सिराजुद्दौला की विशाल सेना को सीधे मैदान में नहीं हरा सकता। तो उसने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर से संपर्क किया और उसे लालच दिया। उसे लालच दिया कि अगर तुम लड़ाई के वक्त अपनी सेना को चुपचाप खड़ा रखोगे तो तुम्हें बंगाल का अगला नवाब बना दिया जाएगा। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब मैदान में नवाब की अपनी आधी से ज्यादा सेना ने लड़ने से ही इनकार कर दिया। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मीर जाफर को जो रिश्वत दी गई थी, उसका पैसा भी शायद उसी दस्तक के दुरुपयोग से कमाया गया था जो मुगलों ने ही अंग्रेजों को दिया था। यानी मुगलों ने अनजाने में अपनी ही तबाही को फंड कर दिया। यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। प्लासी का युद्ध कुछ ही घंटों में खत्म हो गया, सिराजुद्दौला मारा गया और कंपनी ने बंगाल के पूरे खजाने पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल। इस एक जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग कंपनी से एक राजनीतिक ताकत में बदल दिया। अब उनके पास असीमित पैसा था और उस पैसे से उन्होंने एक बड़ी और आधुनिक सेना बनाई और उस सेना का इस्तेमाल बाकी हिंदुस्तान को जीतने के लिए किया। प्लासी के बाद तो लगता है उन्होंने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति को और भी आक्रामक तरीके से लागू किया होगा। उन्होंने इसे अपना मुख्य हथियार बना लिया। मराठों को निजाम से लड़ाया, निजाम को मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान से लड़ाया। वो हमेशा कमजोर का साथ देते थे। हाँ, वो कमजोर पक्ष का साथ देते, उसे इतना मजबूत करते कि वो दूसरे को हरा दे, और जब दोनों लड़कर कमजोर हो जाते तो वो बीच में आकर दोनों की जमीनों पर कब्जा कर लेते। बिल्कुल। और इसी रणनीति का एक हिस्सा थी सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। ये सुनने में तो बहुत मासूम सा लगता है। हाँ, लगता है जैसे कोई मदद का समझौता हो। लेकिन असल में ये क्या था? ये एक बहुत ही चालाकी से बुना गया जाल था। इस संधि के तहत भारतीय राजा को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी, अपनी सेना ही खत्म करनी पड़ती थी। हाँ, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती कंपनी की सेना, जो राजा की ही राजधानी में तैनात रहती। और सबसे बड़ी शर्त ये थी कि इस अंग्रेजी सेना का सारा खर्च भी वही राजा उठाएगा। बिल्कुल। रुकिए, तो ये तो एक तरह का प्रोटेक्शन रैकेट हुआ, अपनी ही सुरक्षा के लिए हफ्ता वसूली। आप इसे ऐसा ही समझ सकती हैं। राजा को लगता था कि वो सुरक्षित हो गया है, लेकिन असल में वो अपने ही महल में कैदी बन जाता था। कैदी? हाँ, उसके सारे फैसले, उसकी विदेश नीति, सब कुछ एक अंग्रेज अधिकारी के हाथ में आ जाता था, जिसे रेजिडेंट कहते थे। और ये रेजिडेंट सिर्फ एक राजदूत नहीं था। नहीं, वो दरबार में बैठा एक शैडो किंग था। वो राजा के हर फैसले पर वीटो लगा सकता था और असल में पर्दे के पीछे से पूरा राज्य चलाता था। राजा सिर्फ नाम का रह जाता था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये तो एक दुष्चक्र बन गया। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, जो टैक्स भारतीय किसान देते थे, उसी पैसे से अंग्रेज अपनी सेना को और बड़ा करते और फिर उसी सेना का इस्तेमाल अगले भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए करते। मतलब हमारा ही पैसा हमारे ही खिलाफ। ये तो आर्थिक शोषण का एक परफेक्ट मॉडल था। हाँ, उन्होंने भारत के संसाधनों का इस्तेमाल भारत को ही जीतने के लिए किया। उन्हें इंग्लैंड से पैसा लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बंगाल की दौलत ने बाकी जीतों को फंड किया। एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनियल मशीन बन गई थी वो। तो ये सिर्फ जमीन पर कब्जे की कहानी नहीं है, ये उस लूट की भी कहानी है जिसने सोने की चिड़िया को कंगाल कर दिया। बिल्कुल।
आज भी लंदन के म्यूजियम हमारी उन कलाकृतियों से भरे पड़े हैं जो उस दौर में यहाँ से ले जाई गई थीं। ये एक राजनीतिक हार से कहीं ज्यादा था। ये एक सांस्कृतिक और आर्थिक तबाही थी। लेकिन स्रोत में जो सबसे दर्दनाक बात कही गई है वो ये है कि हमने उन्हें रोका नहीं। जब एक बाहरी दुश्मन दरवाजे पर खड़ा था तब भी हम धर्म, जाति, रियासत के नाम पर आपस में लड़ रहे थे। मराठे, निजाम, राजपूत, सिख सब अपनी अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझे हुए थे। उन्होंने उस बड़े खतरे को पहचाना ही नहीं जो एक कंपनी के भेष में आया था। वो मेहमान बनकर आए थे और घर के मालिक बन बैठे। और ये कब्जा सिर्फ जमीन और पैसे तक नहीं रहा है ना? नहीं, ये उनकी सबसे बड़ी और सबसे स्थायी जीत थी। हमारी सोच पर कब्जा। हाँ, उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली बदली। फारसी की जगह अंग्रेजी को सरकारी भाषा बना दिया। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें हमें ये महसूस कराया गया कि हमारी अपनी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा ज्ञान सब पिछड़ा हुआ है और पश्चिम से आया हुआ हर विचार ही आधुनिक और बेहतर है। हाँ, उन्होंने एक ऐसा पढ़ा लिखा वर्ग तैयार किया जो रंग रूप से तो भारतीय था लेकिन सोच और वफादारी से अंग्रेज। ये मानसिक गुलामी का दौर था जिसका असर शायद आज भी कहीं न कहीं बाकी है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी उसने कदम दर कदम हिंदुस्तान जैसे विशाल साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। उनकी रणनीति साफ थी। पहले व्यापार के जरिए विश्वास जीतो, फिर दस्तक से आर्थिक ताकत हासिल करो, फिर देश की आपसी फूट का फायदा उठाकर किंग मेकर बनो और प्लासी जैसी साजिश से एक अमीर सूबे पर कब्जा करो और फिर उस पैसे से सेना बनाकर सहायक संधि जैसे जाल में फंसाकर एक एक करके सारी रियासतों को निहत्था कर दो। कि उन्होंने हमारी सोच को बदल दिया वो बहुत गहरी है। हमें आज ही सोचना चाहिए कि उस कॉर्पोरेट मानसिकता का जिसका एकमात्र मकसद सिर्फ फायदा कमाना और अपना विस्तार करना था, आज भी हमारी अपनी व्यवस्था और हमारे फैसलों पर कितना असर बाकी है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आज भी दुनिया की बड़ी कॉर्पोरेशंस अपने आर्थिक हितों के लिए देशों की नीतियों को उसी तरह प्रभावित नहीं करती? बस उनके तरीके शायद ज्यादा परिष्कृत हो गए हैं।